हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी द गाइडेंस फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स आफ्टर अ सडन डिक्लाइन। या आप कह सकते हो कि अगर कोई स्टॉक 20% से ज़्यादा गिर गया है तो उसमें क्या क्या हमें प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए। और सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऐसे स्टॉक्स कभी भी तुरंत नहीं खरीदने चाहिए। यू शुड नेवर बाय सच टाइप ऑफ स्टॉक्स इन अ हरी। तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इवन अगर निफ्टी हैज़ डिक्लाइंड मोर देन 20% इन एनी केस, देन आपको ये समझना चाहिए कि ये क्यों गिरा हुआ है। आपको जो रीज़न है वो फाइंड आउट करने चाहिए आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर कोई कंपनी या निफ्टी अगर 20% से ज़्यादा गिर चुकी है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स जो है हमें फॉलो करने चाहिए। आज हम उन स्टेप्स पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऐसे स्टेप्स मतलब क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि हमें सबसे पहले शार्प जो डिक्लाइन हुआ है उसका हमें नेचर समझना है कि ये क्यों हुआ है। अगर मान लीजिए 20% से ज़्यादा कोई शेयर गिरा है तो वो पैनिक सेलिंग की वजह से है, नेगेटिव न्यूज़ या और कोई कंपनी में इंटरनली कुछ रिस्क चल रहा है इसकी वजह से हुआ है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। अब कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज हैं वो क्या है कि पुअर अर्निंग्स की वजह से हुआ है, या कोई मैनेजमेंट में स्कैंडल हुआ है, या ऐसा होता है कि कोई फार्मा में या कई बार जैसे ऑटो सेक्टर होता है इसमें इनके प्रोडक्ट्स को रिकॉल कर लिया जाता है, यानी प्रोडक्ट्स वापसी आ जाते हैं। तो ये सब अगर दिक्कतें हैं तो वहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ऐसा तो नहीं कि इस प्रोडक्ट को रिकॉल कर लिया गया है। उसके बाद सेक्टर या मार्केट रिस्क में क्या क्या हो सकता है, तो कुछ रेगुलेटरी में चेंजेस तो नहीं आए हैं, रेगुलेटरी चेंजेस, या इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ा दिए गए हैं, या फिर कोई जो पॉलिटिकल टेंशन तो नहीं है। जैसे आजकल ट्रम्प के हिसाब से आप देखे जाएँ तो देखिए तो कोई जो पॉलिटिकल टेंशन जैसे कहीं पे युद्ध हो गया, या फिर उन्होंने और कोई कहीं पे कुछ प्रतिबंध लगा दिए। तो ये सब चीज़ों की वजह से भी अगर कुछ है तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है कि जैसे कि ऐसा तो नहीं कि किसी शॉर्ट टर्म न्यूज़ की वजह से ओवर रिएक्शन चल रहा है, या पब्लिक में हर्ड मेंटेलिटी जो है वो एक शो करती है। तो उसकी वजह से भी हर्ड मेंटेलिटी में क्या होता है कि जो नए इन्वेस्टर आते हैं या जो बहुत ज़्यादा पैनिक सेलर्स टाइप के लोग होते हैं वो जल्दी ऐसे शेयर्स को बेचते हैं। उस टाइम पे बहुत तेज़ी से मार्केट गिरती है, बहुत तेज़ी से अगर किसी स्टॉक में कोई ख़राब न्यूज़ आ जाए तो इस तरह के जो पैनिक सेलर्स होते हैं तो वो जल्दी जल्दी भागते हैं इन कंपनियों से और उससे। और इस वजह से भी कई बार हर्ड मेंटेलिटी की वजह से ये शेयर के प्राइस ज़्यादा गिर जाते हैं। तो आपको रीज़न ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद क्यों हमें नहीं प्रीमेच्योरली हमें क्यों कोई भी कंपनी नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि देखिए जो स्टॉक्स होते हैं अगर कोई 20% से ज़्यादा कोई कंपनी गिरी है तो उसके तुरंत रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर क्रैश हुआ है एक तरह से 20% का मतलब हो गया कि वो 20% से ज़्यादा अगर कोई कंपनी गिरी है तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि वो क्रैश हुआ है स्टॉक, तो वो इतनी जल्दी वो वी शेप में नहीं ऊपर जाएगा वो। तो वहाँ पे क्या है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कुछ टाइम के लिए रुकती है और वो इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करते हैं जो समझदार इन्वेस्टर और जो ट्रेडर्स होते हैं वहाँ पे वो इस न्यूज़ को डाइजेस्ट करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, इतना शार्प डिक्लाइन क्यों आया है। उसके बाद ही वो कोई नेक्स्ट जो है वो अपना कुछ भी कदम उठाते हैं। उसके बाद क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक तरह से फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना है। कि मान के चलिए कि कोई शेयर लगातार गिरे जा रहा है, वो मोमेंटम में गिर रहा है तो वो गिरता जाएगा। उसको फिर आप उसको एक तरह से बेस बनाने दीजिए और उसका एक सपोर्ट लेवल बनने दीजिए। उसके बाद ही वो मतलब उसमें हमें खरीदारी करनी चाहिए या परचेजिंग करनी चाहिए। सो यू शुड कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड बिफोर परचेजिंग एनी स्टॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट अब क्या है कि जो सेकंड है कि एक स्टेबलाइजेशन फेज आता है। तो अब स्टेबलाइजेशन फेज में है आफ्टर शार्प ड्रॉप। एक शार्प ड्रॉप के बाद जो है जो स्टॉक्स के प्राइस होते हैं वो कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि वोलेटिलिटी जो है वो कम हो जाती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो पब्लिक होती है तो वहाँ पे क्या होता है, इमोशनल जो सेलर्स होते हैं वो एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद जो रैशनली जो सोचते हैं यानी जो समझदार टाइप के थोड़े इन्वेस्टर होते हैं
वो वहाँ पे वैल्यू को एसेस करने लगते हैं कि ये कंपनी की वैल्यू ठीक ठाक है कि नहीं है, अब यहाँ पे हमें परचेजिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जिस वजह से ये गिरा है वो वजह ख़त्म हुई कि नहीं हुई। तो ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं, उसके बाद जो रैशनल इन्वेस्टर होते हैं, यानी समझदार जो इन्वेस्टर होते हैं, वो उसकी वैल्यू को एसेस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो मार्केट में नए प्राइस को टेस्ट करना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे एक टेम्परेरी बैलेंस बनना शुरू हो जाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम टाइप का। तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी देर वो रुकते हैं, कुछ टाइम, मतलब थोड़ी देर का मतलब हो गया कि कुछ दिन बिताएंगे वहाँ पे वो अगर मोमेंटम इन्वेस्टर भी है तो वो कुछ टाइम बिताएगा, वो देखेगा कि एक सपोर्ट लेवल वहाँ पे अगर बन रहा है तो वो सपोर्ट लेवल को पहले वहाँ पे बनने देगा, उसके बाद ही वहाँ पे कोई वो एक्शन लेगा। और स्टेबलाइजेशन के साइन क्या क्या होते हैं, तो उसमें देखिए आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो कम हो जाएगा। उसके बाद जो प्राइस स्विंग होता है वो, जैसे डेली अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट्स पे देखेंगे तो प्राइस स्विंग बहुत कम रह जाता है, यानी जो कैंडलस्टिक्स में होते हैं वो आप देखोगे कि वहाँ पे छोटे छोटे कैंडलस्टिक बन रहे हैं, मतलब जो कैंडलस्टिक लंबे लंबे बनने चाहिए वो छोटे छोटे बहुत बनने लग गए। और प्राइस का स्विंग है, अगर मान के चलिए कि पूरे दिन में पहले 20 रुपये ऊपर नीचे होता होगा, 20 रुपीज़ अप एंड डाउन, तो अब वो 2 रुपये 4 रुपये अप डाउन हो रहा है। तो इस वजह से ये मतलब जो है दिखाता है कि जो प्राइस स्विंग हो गया वो बहुत नैरो रेंज में चल रहा है। उसके बाद एक सपोर्ट लेवल बनना शुरू हो जाता है, जहाँ पे कि एक बायर्स का इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है। लगातार ये आपको दिखता जाएगा कि बायर्स वहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं और एक सपोर्ट बन रहा है। अगर मतलब वो देखेंगे कि उससे नीचे शेयर ज़्यादातर नहीं जा रहा है, ऊपर जाएगा फिर वो उस सपोर्ट लेवल को टच करेगा, इस तरह से वो अपने सपोर्ट लेवल को टच करता रहेगा। उसके बाद आपको क्या देखना है कि आपको बॉटम को फाइंड आउट करना है कि अब बॉटम बना है कि नहीं। तो ये थर्ड नंबर पे जैसे हमें क्या करना है कि हमें बॉटम को फाइंड आउट करना है कि अब बॉटम अगर बन गया है, आइडेंटिफाई अगर आपने कर लिया, तो वहाँ से फिर आपको खरीदारी मतलब स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये सबसे पहले ये हमें कैसे कंफर्म होगा कि बॉटम बना है कि नहीं, तो वो एक सस्टेन्ड अपवर्ड मोमेंटम दिखाता है। कंसोलिडेशन के बाद जो है आप देखोगे कि उसमें जो बायर्स हैं वो लगातार बाइंग करते जा रहे हैं और वो यहाँ पे एक लगातार ऊपर की तरफ मोमेंटम बन रहा है, धीरे 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 धीरे। उसके इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप टेक्निकल सिग्नल में जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिले, जहाँ पे कि मतलब दो वहाँ पे आपको बॉटम देखेंगे और सेम प्राइस की पे ही आसपास ही, मतलब हो सकता है 2-4 रुपए का फ़र्क हो इधर। तो इस तरह से आपको एक डबल बॉटम पैटर्न दिखने को मिलेगा और उसके बाद वो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको मूविंग एवरेज चेक करना होता है कि जैसे अगर आपको 50 डे दिख रहा है कि 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ अगर क्रॉस कर रहा है तो आप ये समझ जाइए कि अब ये बॉटम बन चुका है और ये अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है इस पर्टिकुलर शेयर में। और इसमें SMA देखने होता है, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो आप देख लीजिए। उसके बाद RSI देखना होता है जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं हम उसको। तो अगर ये 30 को क्रॉस कर चुका है, नीचे से ऊपर की तरफ 30 को क्रॉस कर चुका है और ये 30 पार करके अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, 35-40 के अराउंड भी चला गया है, तो आप ये मान के चलिए कि अब ये अपवर्ड मोमेंटम शुरू हो चुका है और वहाँ पे आप परचेजिंग के लिए सोच सकते हैं अभी। तो पहले ये बॉटम फाइंड आउट करने के लिए सब चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आपको फंडामेंटल कैटलिस्ट देखने हैं कि क्या नाम है, जो इशू अगर जिस वजह से मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फंडामेंटल में क्या है कि किस वजह से ये शेयर गिरा था। अगर कंपनी कोई सप्लाई चेन में दिक्कत आई है या कोई जैसे जिसका पर कुछ उन्होंने किसी कंपनी को अपना जो प्रोडक्ट भेजा था और वो वापस आ गया, वो उन्होंने करेक्ट करके उसको दोबारा भेज दिया है, तो अगर ये सब चीज़ें दिक्कतें ख़त्म हो गई हैं तो अब उसमें आप, ये एक तरह से टेम्परेरी प्रॉब्लम थी तो अब आप उसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई कंपनी आपको लगता है कि पिछले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है और अब उसकी अर्निंग जो है पॉजिटिव आ रही है, तो ये जो है पॉजिटिव अर्निंग गाइडेंस जो है, या कोई कंपनी को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तो ये आपको एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है उस कंपनी में अब। और आप ये मान के चलिए कि अब इस कंपनी का बॉटम बन चुका है, मतलब ये जो शेयर का बॉटम बन चुका है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि ये जो डिक्लाइन है वो टेम्परेरी है या परमानेंट है। अगर देखिए टेम्परेरी इश्यूज़ है तो उसमें आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। टेम्परेरी इश्यूज़ किस तरह के होते हैं कि जैसे शॉर्ट टर्म अर्निंग में मिस हो गया है, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो उसमें एक बार जो है कंपनी में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया
तो ये आपका एक शॉर्ट टर्म इशू हो गया। उसके बाद क्या होता है कि पूरे सेक्टर में ही जैसे सेल ऑफ आ रहा है, पूरा सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ब्रॉडर मार्केट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आपको वीकनेस दिखेगी ओवरऑल सेक्टर वाइज। तो वहाँ पे ये टेम्परेरी इशू है, या हो सकता है आप ज़्यादा लगे तो आप उस सेक्टर से ही निकल जाइए। उसके बाद क्या है कि मान लीजिए किसी कंपनी की फेक न्यूज कहीं आ गई, और उसके बाद जब पता चला कि ये मतलब ये फेक न्यूज़ थी, वो सब है, तो उसके बाद वो आपको लगता है कि अब ये चीज़ें रिकवर हो गई हैं और अब यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कई कई बार ऐसी कंपनियां जो है फेक न्यूज़ या उसकी वजह से भी गिर जाती हैं। तो वहाँ पे अब जब लगता है कि ये चीज़ें सही हो गई हैं, फिर आपको वहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए। उसके बाद अब क्या है, जैसे ये टेम्परेरी इश्यूज था, उसके बाद है परमानेंट इशू। तो परमानेंट इशू में अगर परमानेंट इशू है तो वहाँ पे आपको ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। परमानेंट इश्यूज में क्या क्या होते हैं कि जैसे ऐसा तो नहीं कि किसी कंपनी ही बैंकरप्ट हो गई है, दिवालिया घोषित हो गई है, तो अगर ये इंसॉल्वेंसी फेस कर रही है कंपनी और उसमें लग रहा है कि आपको रिकवरी का इसमें कोई चांस नहीं इस कंपनी में, तो फिर आपको वहाँ पे इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ऐसी कंपनियों से आपको फिर बच के रहना चाहिए और इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने के बारे में मत सोचिए आप, चाहे आप मोमेंटम इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। उसके बाद अगर आपको दिख रहा है कि इसका बिजनेस मॉडल ही एक ऑब्सोलीट होता जा रहा है, जैसे कि नोकिया के केस में हुआ था या कोडक कैमरा के केस में हुआ था कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को उतना मॉडिफाई नहीं किया एक बदलते टाइम के हिसाब से, और वो उनका बिजनेस और ही ऑब्सोलीट हो गया। तो वो क्या है, देखिए इंडस्ट्री जैसे जैसे चेंज हो रही है, आपको देखना पड़ेगा कि कंपनियां भी अपने आप को उतना मॉडिफाई कर रही हैं कि नहीं कर रही है। अगर ये नहीं कर रही हैं तो वहाँ आपको उन कंपनियों से एग्जिट लेने की ज़रूरत जल्दी से जल्दी है। तो इन ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं अब जैसे कोई कि पता लगता है कि कोई किराना स्टोर है या वो अब वो पुराने टाइम से ही चल रहे हैं। वो आप देखिए कि ई कॉमर्स का ज़माना आ गया, अगर वो अपने आप को ई कॉमर्स की तरफ नहीं लेके जा रहे तो पीछे रह जाएंगे, उनकी सेल्स नहीं बढ़ेंगी। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि मॉडल तो ऑब्सोलीट नहीं होता जा रहा, और इस वजह से उनका जो बिजनेस है वो दूसरे लोग तो नहीं हड़प रहे, दूसरी कंपनियां तो नहीं हड़प रही उनका बिजनेस। अब उसके बाद आपको क्या देखना है कि कोई एफडीए से रिजेक्शन तो नहीं आया, कोई रेगुलेटरी बैन वैन तो नहीं हुआ है। तो ये जो है अगर बैन वैन हो गया कुछ वो है तो ये एक परमानेंट तरह का वो है, और उनकी सेलिंग पे जो उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं उस पर फ़र्क पड़ सकता है। तो ऐसी कंपनियों में आपको इन्वेस्ट नहीं ही करना है। मतलब ये एक तरह से अगर 20% क्या, फिर ये आपको 70-80% भी गिर सकती हैं ऐसी कंपनियां। तो इन कंपनियों से आपको ये मान के चलिए कि इन कंपनियों से आपको बच के रहना है। उसके बाद अब आपको क्या है कि जो इसमें अब ये देखिए कि अगर टेम्परेरी में और परमानेंट में क्या क्या है कि जैसे कि एक रिटेलर कोलैप्स हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने ऑनलाइन अपने आप को मतलब ये अपने आप को ऑनलाइन डेवलप नहीं किया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेंगी कि ये टेम्परेरी है या परमानेंट है। अगर टेम्परेरी है तो फिर आप वहाँ पे जैसे ही मोमेंटम बनता है धीरे धीरे, जैसे ये एक सपोर्ट लेवल से जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ना शुरू होता है, जैसे मैंने बताया कि RSI 30 को क्रॉस हुआ और ये सब चीज़ें, तो आप फिर उसमें एंट्री कर जाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये परमानेंट कुछ ये दिक्कत है तो फिर आप उसमें कंपनी में एंटर ही मत कीजिए। अब उसमें देखिए आपको एंट्री कैसे लेनी है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले धीरे धीरे आपको पहले 25% आप पोजीशन बनाइए स्टार्टिंग में, फिर जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ता जाए उसके बाद धीरे धीरे फिर और 25% ले लीजिए, फिर ऐसे करके आप धीरे धीरे खरीदारी कीजिए। जैसे एक तरह से क्या नाम है, म्यूचुअल फंड में हम खरीदारी करते हैं सिस्टमेटिक प्लान के तहत, तो ऐसे आप खरीदारी कीजिए। उसके बाद उसमें अगर आपको लगता है कि अभी ये स्टॉक गिर सकता है कुछ वो, तो उसके सपोर्ट लेवल है उसके आसपास ही आपको एक तरह से स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं अगर ये इससे नीचे गिर जाता है तो फिर आप उस शेयर को बेच दीजिए। आपको लगता है कि अगर सपोर्ट लेवल से नीचे गिर गया है, अगर आपको लगता है कि 50 जो DMA है वो अगर 200 DMA को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर चुका है तो फिर आप उसमें से निकल जाइए उस शेयर में से। उसके बाद अपना वॉल्यूम से कंफर्म कीजिए कि अगर आपको लगता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंस्टीट्यूशनल खरीदारी कर रहे हैं उसमें, तो अगर वॉल्यूम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ये मान के चलिए कि इंस्टीट्यूशनल खरीदारी कर रहे हैं, फिर आप उसमें निश्चिंत होकर आप धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बढ़ाते जाइए।
और अगर आपको लगता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और शेयर नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे गिरना शुरू हो गया है, तो आप जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे स्टॉप लॉस जो है, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस यूज करके, और स्टॉप लॉस ऐसा भी नहीं कि आपको आप अपने उसमें लगा के रखना है, अपने सिस्टम में लगा के रखना है। आप माइंड में रखिए कि मुझे इतने पे निकल जाना है, और उसके आसपास अगर आपको लगता है कि शेयर आ गया है तो वहाँ से आप बेच दीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिर आपको पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना चाहिए कि शुरू में क्या है, ऐसी कंपनियों में आपको जो कि ऑलरेडी 20-30% गिर चुकी हैं, ऐसी कंपनियों में, और वो भी जो शार्प डिक्लाइन हुआ है, तो वहाँ पे आपको पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, और आपको अपना पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा लिमिट में ही रखना है। उसके बाद इमोशनल जो डिसीजन है वो अवॉइड कीजिए, कि आपको पहले से जो ये एंट्री और एग्जिट के रूल है वो डिफाइंड होने चाहिए कि मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट लेना है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से क्लैरिफाई होनी चाहिए। फिर आप क्या कीजिए कि जैसे कि मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डाइवर्सिफाई कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर अब अच्छा परफॉर्म करने लगा है तो उसमें 5-6 स्टॉक्स पर्टिकुलर उस सेक्टर के ही खरीद लीजिए, और अपने मतलब ये पैसे को उसमें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिस्क ओवरऑल कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम फ्रेंड्स हम ध्यान रख सकते हैं, और इसकी वजह से आप जो है इसमें से आप एक तरह से शार्प जो डिक्लाइन होता है उसके बाद जब ये शेयर बढ़ना शुरू होते हैं, तो ये आप इनमें एंट्री करने के लिए ये जो है मेथड वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एक चीज़ और है कि वहाँ पे आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को कंबाइन करके वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ टेम्परेरी से सेटबैक आ रहा है किसी पर्टिकुलर थ्रेड से, तो वहाँ पे आप अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या क्या और कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। तो ये सब सारी चीज़ें आप मतलब ये ध्यान रख के, और उसके बाद जो इस तरह की मिसप्राइज्ड अपॉर्चुनिटी हैं तो वहाँ पे आप उसमें इस तरह की वैल्यू ट्रैप्स जो है अगर चांसेज हैं वहाँ से आप बच सकते हैं, और अच्छी पोजीशन बना के जब स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाए तो उसमें आप एंट्री करके और आगे बढ़ते जाइए। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये बीट कंटेंट अच्छा लगा है तो इसको आप मेरे चैनल को सपोर्ट करने में हेल्प कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू गाइस।